सो हे गाइस, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार आज से ना एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। एंड अगर मेरा पर्सनली ओपिनियन पूछा जाए तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट एक्ट ऑल्सो ऑफ आवर इंडियन लॉ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एंड अगर एज एन एडवोकेट मैं आपको बताऊं तो इसमें सीखने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से अगर आप डील करते हो, प्रॉपर्टी में अगर आप एक्सपर्ट बन गए हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो फिर इसमें आपकी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस एक्ट को आप ज़रूर अच्छे से पढ़िए एंड अच्छे से सीखिए। मैं भी यही कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं जो भी टॉपिक्स मैं एक्सप्लेन करूं। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ लिया करो। साथ ही साथ अभी आज ये जो होगा ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी एंड इसमें मैं पूरे इस एक्ट का ओवरव्यू दूंगा कि ये एक्ट क्या है, क्यों है, कब आया। एंड ये मतलब ये पूरा एक क्रक्स होने वाला है पूरे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। एंड फिर नेक्स्ट से हम शुरू करेंगे इसके एक एक टॉपिक्स लेके। एंड अगर आपको कोई टॉपिक थोड़ा जल्दी चाहिए हो या फिर आपने कहीं सुना हो और आपको वो क्वेश्चन पूछना हो इस एक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट में बताना, तो मैं उसका आंसर पहले करूंगा। तो यार चलो शुरू करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का इंट्रोडक्शन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये हम सबको पता है, 1882 में आया था। तो ये मतलब इसको ब्रिटिश लोग लाए थे, तब हमारा देश तो आज़ाद भी नहीं हुआ था। 1882 की ये बात है और ये अभी तक चल रहा है। तो मतलब ये कितना एग्जैक्ट एक्ट होगा, कितना एग्जैक्ट लॉ होगा कि तब की चीज़ें आज भी, ऑल्दो अमेंड हो चुका है कई बार, लेकिन तब से मतलब इसका जो आउटलाइन है कितनी बढ़िया तरीके से इन्होंने ड्राफ्ट की होगी। और ये ड्राफ्ट किसने करी है, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे मैं बता दूंगा वीडियो में। सो ये एक इंडियन लेजिस्लेशन है दैट रेगुलेट्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया। इसके बाद द एक्ट वाज ड्राफ्टेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड लॉ कमीशन। जो सेकंड लॉ कमीशन बना था उसकी रिकमेंडेशन पे ये ड्राफ्ट किया गया था। द लॉ कमीशन वाज टास्क्ड विद एग्जामिनिंग एंड कंसोलिडेटिंग द वेरियस लॉज इन इंडिया टू क्रिएट अ मोर यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम। अब अभी हम ये जानेंगे कि इस एक्ट से पहले हम कैसे प्रॉपर्टीज में डील करते थे और अब हम कैसे डील करते हैं। बिकॉज हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे पूर्वज लोगों ने कैसे प्रॉपर्टी से रिलेट, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है जो उस टाइम पे भी थी, उस टाइम पे भी झगड़े होते थे, लेकिन वो डील कैसे करते थे। तो ये पता चला आपको कि 1882 का है। सेकंड थिंग इज ये सेकंड लॉ कमीशन से आया है, ठीक है, सेकंड लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पे। अब सर चार्ल्स टर्नर हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड लॉ कमीशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ड्राफ्टिंग ऑफ दिस एक्ट। तो सेकंड लॉ कमीशन ने, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ड्राफ्ट किसने किया, तो आप पूरा बोलोगे कि सेकंड लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट किया है। पर उस सेकंड लॉ कमीशन के प्रेसिडेंट कौन थे? सर चार्ल्स टर्नर। तो मेन क्रेडिट किसको जाता है? इनको जाता है, ठीक है। And the British Legislative Council in India, which was responsible for legislating during the colonial period, passed the act। और एक्ट किसने पास किया होगा? ऑफ कोर्स ये बात है कि ब्रिटिश की लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, जो कि इंडिया में थी। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वाज इनेक्टेड ऑन 17th of February 1882 में। ये क्या हो गया था? इनेक्ट हो गई थी, इनेक्ट हुई है, अभी ये एनफोर्स नहीं हुई। एनफोर्स कब हुई है? 1 जुलाई 1882 से। तो ये इसमें 4-5 चीजें हैं जो आपको, आपका एक क्वेश्चन अगर आप कहीं पे आंसर करते हो उस क्वेश्चन का, उसको ड्राफ्ट करने में काफ़ी उसको यूनिक दिखाती है। और आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कब एनफोर्स हुआ, कब इनेक्ट हुआ, कब कब आया, किसके रिकमेंडेशन पे आया, कौन उसके प्रेसिडेंट थे। तो चलिए आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट, नाउ द हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर लॉज इन इंडिया। अब भाई पहले कैसे हम करते थे? बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ टीपीए प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इंडिया फॉर गिवन बाय अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ कस्टमरी लॉज। मतलब देखो, हमारे इंडिया में वैसे भी हम देखते हैं कि कई सारी कास्ट है, कई सारे कस्टम्स होते हैं, कई सारे हमारे धर्म हैं। तो यहाँ पे ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारे इंडिया में। अब सबके अपने अपने कस्टम थे, सब अपने अपने हिसाब से ही प्रॉपर्टी को इसमें डील करते थे। कोई रिलीजियस लॉ से कर रहा है, अगर रिलीजियस से करेगा तो हिंदूज का अलग, मुस्लिम्स का अलग, क्रिश्चियंस का अलग। अगर अपने अपने कस्टम से करेगा तो फिर तो इतने सारे कस्टम हो जाएंगे कि हर एक एरिया में कह सकते हैं कि 8-10 कस्टम वाले लोग रहते होंगे, मिनिमम बता रहा हूँ। तो फिर अगर अपने कस्टम से करना है तो वैसे करते थे, अगर रिलीजियस करना है तो 2 तरीके से मतलब ये करते थे मोस्टली। अब अगर हम बात करें पीरियड के हिसाब से तो प्री कॉलोनियल, कॉलोनियल मतलब जब ब्रिटिश लोग आए थे, जब ये मतलब यूरोपियंस आए थे, उससे पहले जैसे हम कैसे डील करते थे, तो कस्टमरी लॉ से करेंगे या फिर रिलीजियस लॉ से, जैसे मैंने आपको बताया। तो कस्टमरी लॉ मतलब कस्टम्स एंड रिलीजियस मतलब हिंदू इस्लाम ऐसे करके। तो हिंदू मोस्टली फॉलो करते थे मनुस्मृति को एंड इस्लाम्स वाले फॉलो करते थे शरिया कानून को। तो ये इस तरीके से रिलीजियस लॉज में जो जो बातें लिखी थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ऐसे वो डील करते थे। और अगर अपने अपने कस्टम चलाने हैं, कुछ लोकल कस्टम किसी एक ट्राइब का है, एक ग्रुप का है, तो वो उस हिसाब से डील करता था। तो ये 2 तरीके थे कॉलोनियल पीरियड से पहले के। अब
कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारे रेगुलेशंस बनाए थे ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर शासन करने के लिए। तो उसमें से एक एक्ट था द बंगाल रेगुलेशन एक्ट। इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बातें लिखी गई थी और उसी से ये प्रॉपर्टीज लॉ डील होते थे। कौन से एक्ट से? बंगाल रेगुलेशन एक्ट से। अब क्योंकि 1882 में टीपीए आ गया था, ये भी काफी पहले आ गया था, तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि यार सारे लॉज को चलो कंसोलिडेट करते हैं, बिकॉज कोई कुछ फॉलो कर रहा है, कोई कुछ फॉलो कर रहा है। तो इन्होंने सोचा कि चलो एक कॉमन लॉ बनाते हैं। और ये किसके रिकमेंडेशन पे बना? जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड लॉ कमीशन की। तो उन्होंने अब क्या बोला, 1882 में क्या हुआ, दिस कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन वाज एनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो इन्होंने ये एक्ट बना दिया, सिंपल सी बात। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब अब जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद का क्या सीन है? तो हमने देखा द इंडियन गवर्नमेंट हैज पीरियडिकली अमेंडेड प्रॉपर्टी लॉज टू एड्रेस इमर्जिंग इश्यूज एंड प्रमोट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लैंड रिफॉर्म एक्ट्स आए, अर्बन प्रॉपर्टी रेगुलेशंस आए, क्योंकि जब हमने देखा कि हमारे हर बड़े शहर में एक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती है, जैसे दिल्ली में डीडीए, गाजियाबाद में जीडीए, मुंबई में अपना हम देखते हैं बीएमसी। तो ये सब जब बने तो फिर उसके अकॉर्डिंग भी लॉज को थोड़ा चेंज करना पड़ा। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए। तो हम टाइम पे इन्हें अमेंड करते आए हैं अपने सोसाइटी को देखते हुए। तो ये हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात। अब इसमें कुछ कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो कि आपको आपका ना पीछा छोड़ेंगे, मतलब जो इसका क्रक्स है पूरे इस एक्ट का, वो क्या है? सबसे पहले ये इसका नाम क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर है, पहले इसके वर्ड में फोकस कीजिए, ट्रांसफर। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है ट्रांसफर, ना कि सेल। अब देखो, सेल एंड ट्रांसफर में ऐसा इन्होंने क्यों किया? अगर हमें, क्योंकि हमें लगता है ना कि जब भी टीपीए का नाम आता है तो शायद सेल ही हो रही होगी कोई प्रॉपर्टी, या फिर सेल एंड परचेज ही हमारे माइंड में आता है, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने बहुत ही सोच समझ के वर्ड यूज किया, ट्रांसफर, बिकॉज ट्रांसफर का मतलब हमेशा सेल नहीं होता है। अब ट्रांसफर का मतलब और भी चीजें हो सकती है सेल के अलावा। क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो सेकंड वर्ड इन्होंने यूज किया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इन्होंने प्रॉपर्टी यूज किया, नहीं। अब हमें लगता है कि यार ट्रांसफर हो रहा है तो शायद घर ही बेच रहे होंगे, प्लॉट बेच रहे होंगे, कोई फ्लैट बेच रहे होंगे, नहीं। जबकि इन्होंने वर्ड यूज किया है प्रॉपर्टी। इन्होंने ना हाउस यूज किया, ना ही इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज किया। मतलब प्रॉपर्टी इनका यूज करने का मतलब ये था कि ये मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज को लाना चाहते थे इसके दायरे में। मतलब मूवेबल मतलब जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी भी, जैसे आपकी बाइक हो गई, कार हो गई, आपकी कुछ भी कीमती चीजें हो गई, जो मोबाइल हो गया, ये सब क्या है? हमारी प्रॉपर्टी है। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो ये भी इसके दायरे में आती है इस एक्ट में। और जिसको हम मूव नहीं कर सकते, मतलब हमारे घर, बिल्डिंग्स, प्लॉट्स, खेत, तो ये सब क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी आती है। तो प्रॉपर्टी में दोनों को लाना था, इसलिए प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया, और सेल की जगह ट्रांसफर यूज किया, बिकॉज ट्रांसफर करने की और भी कई सारी चीजें होती है, और भी वेज हैं, तो वो उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। वो वेज क्या क्या है? जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो गिफ्ट होता है, एक्सचेंज होता है, मॉर्टगेज होता है, ठीक है। सेल करके थोड़ी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। उन सबको हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे आने वाली वीडियोज में, और मैं आपको ओवरव्यू भी अभी दूंगा। तो देखो, इट रेफर्स टू एन एक्ट by which a living person conveys property। कन्वे प्रॉपर्टी मतलब एक लिविंग पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे को कन्वे करता है, मतलब ट्रांसफर करता है, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। चाहे वो आज करे, चाहे वो किसी फ्यूचर की डेट डाल दे कि भाई इस तारीख से ये प्रॉपर्टी आपकी हुई, टू वन और मोर, या एक को, या फिर एक से ज्यादा लोगों को भी कर सकता है, या फिर अपने आप को भी कर सकता है, ठीक है। पर वो सारे लिविंग होने चाहिए, मतलब जिंदा लोगों को ही करेगा, और अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर वो ऐसे करता है, इसे बोलते हैं हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। द टर्म लिविंग पर्सन का मतलब होता है कंपनीज, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सारी की सारी लिविंग पर्सन में आती हैं। मतलब नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स दोनों ही आ गए। अब टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज कन्वेड। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर कर सकते हैं? जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो लैंड, बिल्डिंग्स, हेरिडिटरी अलाउंस, मतलब जो हमें पुश्तैनी चीजें मिली है वो भी। अब पुश्तैनी मतलब हमेशा घर मत सोचना, पुश्तैनी कोई कोई ऐसी मतलब बहुत ही काम की चीजें होती हैं, जैसे कि आप मूवीज में देखते हैं कि ये मेरे दादा परदादा के टाइम की फोटो है, या फिर कोई एंटीक कुछ भी हो सकता है, ब्रास की कोई चीज़ है, कुछ भी फ्लावर पॉट है, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो वो उनको भी हम इसी एक्ट में डील करेंगे। राइट टू वे, किसी को कहीं से पास होने का रास्ता देना, वो भी इसमें डील होता है, वो भी प्रॉपर्टी में आता है। लाइट्स, फेरीज, फिशरीज और एनी अदर बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, और उस ज़मीन से जितने भी फ़ायदे हो रहे हैं, मतलब अगर आपकी बिल्डिंग में स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में मछलियाँ हैं, और तो अगर आप उस पूरी ज़मीन को बेचोगे तो
ऑब्वियसली बात है, आप स्विमिंग पूल भी बेच रहे हो, उसके अंदर की मछलियां भी बेच रहे हो, उसके अंदर का पानी भी बेच रहे हो, तो इन सारी चीजों को ही प्रॉपर्टी में कवर किया गया है। एंड इट डज नॉट कवर मूवेबल प्रॉपर्टीज एक्सप्लिसिटली विच आर गवर्न बाय डिफरेंट लॉज। अब इसमें वो वाली मूवेबल प्रॉपर्टीज नहीं आएगी जो कि एक्सप्लिसिटली किसी और लॉ में बात की गई है। जैसे आप, अगर आपको पता है तो आप कॉमेंट में जरूर बताना, मैं बता देता हूँ आपको। वैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपने सुना होगा, तो उस एक्ट में जो जो चीजें डील की गई है वो फिर इसमें नहीं आएगी टीपीएम में। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, हमने देखा कि यार प्रॉपर्टी ठीक है, मूवेबल एंड इमूवेबल, अभी ट्रांसफर कितने तरीके से कर सकते हैं? बिकॉज हमने तो जनरली सुना है कि यार सिर्फ बेच के ही ट्रांसफर होता है, सेल। बिकॉज कॉमन मैन ना, अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं तो कॉमन मैन को ज्यादा पता नहीं होता कुछ, क्योंकि उसको ना नॉलेज कोई देने की कोशिश करता है, ना वो काम की नॉलेज लेता है। वो भी मतलब इंटरनेट से फालतू की नॉलेज जरूर लेगा, पर काम की नॉलेज वो नहीं लेता है। देखो हम ट्रांसफर, जब भी हम अपना मकान बेचते हैं, प्लॉट बेचते हैं, तो हमें लगता है यार ट्रांसफर ही करना पड़ेगा, मतलब सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सेल करने से बच भी सकते हैं और बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं जिससे हमें फायदा भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी, और हमारा टाइम भी कम लगेगा उसमें। अब वो तो हम आगे वीडियोस में समझेंगे, लेकिन ओवरव्यू में आपको बताऊं तो ट्रांसफर कितने तरीके से इसमें किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज सेल। ऑब्वियसली सेल होता है, अगर हमें किसी को अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी बेचनी है, तो हम उसे क्या करेंगे? भाई तू ले जाना चाहता है ना, ले, पैसे दे और ले जा, मतलब हमने बेच दिया, सेल कर दिया। आज से ये प्रॉपर्टी तेरी हुई, हमें इसमें कोई राइट नहीं है और इस पैसे पे तेरा कोई राइट नहीं है, ये पैसे हमें देके जाओ। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस्ड, मतलब हमने ओनरशिप बेच दिया, सामान तो गया, उसका मालिकाना हक भी हमने दे दिया कि भाई ये तेरा हो गया, आज से ले जा, इतने पैसे दे दे, या फिर प्रॉमिस कर दे इतने दूंगा, या फिर आधे दे जा और आधे की प्रॉमिस कर जा। ठीक है, तो ये हो गया सेल। तो सेकंड इज मॉर्गेज। अब मॉर्गेज का मतलब होता है सिंपली गिरवी रखना प्रॉपर्टी को। अब गिरवी हम कब रखेंगे? कि जब हमने कोई पैसे लिए किसी से, मान लीजिए हमने 50 लाख रुपए किसी से लिए, उसने कहा भाई कुछ तो रखो गिरवी, तो हम कहेंगे लो भाई मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये गिरवी रख दी। ठीक है, और इसमें क्या आएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी मोस्टली आती है गिरवी रखने में, बिकॉज ये मॉर्गेज शब्द जो यूज होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है। और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है गिरवी रखने के लिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप। ठीक है, उसको मैं नहीं बताने वाला, तो वो बताओ। अब हमने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर गिरवी रखी है, कुछ पैसे लिए उधार, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मॉर्गेज। तो हम ये इस तरीके से भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं कि भाई ये हमने मॉर्गेज रख दी, मतलब ये प्रॉपर्टी अभी आपकी है, जब तक मैं नहीं चुकाऊंगा लोन तब तक आप इसमें, आपको यही अधिकार है, आप इसमें से रेंट आता है, आपका रेंट हो गया, या फिर आप इसमें ये चीजें कर सकते हैं, वो डिपेंड्स ऑन कंडीशन क्या है। तो ये एक सेकंड तरीका है ट्रांसफर करने का। थर्ड वन इज लीज। लीज का मतलब किराए पे देना। हम क्या कर रहे हैं? अपनी प्रॉपर्टी के राइट्स को बेच रहे हैं। बेच रहे हैं मतलब कुछ टाइम के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं सिंपली, कि भाई हमारी ये प्रॉपर्टी है, आप हमें इतने पैसे मंथली दोगे या सालाना दोगे, या डिपेंड्स, कुछ भी हो सकता है, और आप इस प्रॉपर्टी को इतने टाइम के लिए इस तरीके से एंजॉय करो, आप इसमें रहो, आप इसमें शॉप खोलो, मॉल खोलो, कुछ भी करो। तो हम वो डिपेंड्स ऑन कि हमारा क्या क्या उसमें एग्रीमेंट हुआ है, तो हम ऐसे करके भी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं लीज के थ्रू। फोर्थ वन इज एक्सचेंज। अब देखो एक्सचेंज बहुत ही यूनिक है, मोस्टली वैसे कम ही होता है कि आप ये प्रॉपर्टी हमें दे दो और हमारी ये प्रॉपर्टी आप ले लो। हमने मतलब अदला बदली कर ली एक तरीके से, तो एक्सचेंज हो गया। तो इससे भी क्या होता है? प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो गई ना, सेल नहीं हुई है, एक्सचेंज हुआ है, एक प्रॉपर्टी के बदले दूसरी प्रॉपर्टी दे दी। ठीक है, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिफ्ट एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, हम अपनी इच्छा से विदाउट कॉन्सिडरेशन, मतलब सामने वाला हमें थोड़ी कुछ देगा, हम ही तो अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तभी तो गिफ्ट है, तो सामने वाला कुछ नहीं देगा, हम अपनी प्रॉपर्टी अपनी इच्छा से एक या एक से ज्यादा लोगों को गिफ्ट कर देते हैं, और जो जिसको हमने गिफ्ट किया वो भी उसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, या उसके बिहाफ पे कोई और एक्सेप्ट करेगा। मतलब अगर गिफ्ट किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, रिसीव ही नहीं किया, तो फिर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे करके हम गिफ्ट करके भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये 5 तरीके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके हैं, एक एक को डिटेल में समझेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। एंड अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स बताऊं, इस पूरे एक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन आती है, पार्ट परफॉर्मेंस, प्रायोरिटी, लिस्ट पेंडेंस, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, होल्डिंग आउट, और भी इसके अलावा भी है। ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स थी, ये एक एक करके हम इन सभी डॉक्ट्रिन्स को पढ़ेंगे, पूरा टीपीए को डिस्कस करेंगे। एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, एंड स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक यू।